मित्रों नमस्कार। एक बात तो स्पष्ट है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का सबसे जो प्रमुख विशेषता है वह शल्य चिकित्सा है, सर्जरी है। और इसी कारण से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। हालांकि और भी उसका महत्व है, उसे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक बात हमें जानना चाहिए कि शल्य चिकित्सा का, सर्जरी का जो जनक है वह भारत है। और आज से तकरीबन 2500 वर्ष पहले से भारत में शल्य चिकित्सा का प्रचलन था और यहीं से शेष विश्व में यह चिकित्सा पद्धति फैला है। महर्षि सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है, एनेस्थेसिया की पद्धति के भी जनक के रूप में उनको याद किया जाता है। और उन्हें ये जो मान्यता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली हुई है। महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा जो है विदेशों में मेडिकल कॉलेजेस में, शोध संस्थानों में लगे हुए हैं। और इस बात का यह संकेत है या इस बात का सबूत है कि भारत का जो शल्य चिकित्सा में जो योगदान है उसको पूरा विश्व जो है स्वीकारती है। और ये एक और जो है तथ्यपूर्ण बात है और यह सोचने वाली बात है कि जो सुश्रुत महर्षि थे वह बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। सुश्रुत महर्षि जो थे, आपको काशी में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म की जो अवधि है वह स्पष्ट तौर पर उसके बारे में जो है कहीं कोई तिथि नहीं मिलती है, लेकिन प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म 600 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व के बीच में कभी हुआ था। महर्षि सुश्रुत ने धन्वंतरी के आश्रम में आयुर्वेद की शिक्षा ली थी। मान्यता है कि उस समय चिकित्सकों को धन्वंतरी ही कहा जाता था। बहुत तथ्य भी मिलते हैं कि दियोदास नाम के चिकित्सक के यहाँ जो है उनके आश्रम में महर्षि सुश्रुत ने आयुर्वेद की शिक्षा ली थी। हालांकि पहले भी सर्जरी होती थी, लेकिन जिस कुशलता का और विशेषज्ञता का खोज महर्षि सुश्रुत ने किया, उतनी कुशलता पहले नहीं थी। मसलन पहले एनेस्थेसिया का प्रयोग नहीं होता था, तो जो भी शल्य क्रिया होती थी तो उसमें जो है दर्द बहुत होता था। सुश्रुत महोदय ने क्या किया कि एनेस्थेसिया की शुरुआत की। तो उस समय एनेस्थेसिया के रूप में शराब ही हुआ करता था, मदिरा ही हुआ करता था, और उसका प्रयोग उन्होंने करके जो है जो भी उस तरह के रोगी हुआ करते थे उनके दर्द को कम किया। तो शुरुआत जो होता है एनेस्थेसिया का वहीं से शुरू होता है। सुश्रुत महोदय ने अपने पूरे ज्ञान को जो है किताब लिखी, जिसको हम सुश्रुत संहिता भी कहते हैं। उसमें कुल 120 अध्याय है। उसमें आयुर्वेद के भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शल्य चिकित्सा की विधियों पर उसमें काफी विस्तार से चर्चा की गई है। महर्षि सुश्रुत जो थे, आपको हड्डी को जोड़ते थे, टेढ़ी नाक, कटी नाक को ठीक करते थे, मोतियाबिंद निकालने की कला में माहिर थे, और ऐसी बहुत सारी शल्य चिकित्सा किया करते थे जो कि आज के आधुनिक काल के लिए भी ये जब आदमी सोचता है कि उस काल में किस तरीके से इतना कुशलता से चिकित्सा हुआ करता था, शल्य क्रिया हुआ करता था, तो आदमी सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि उस समय में इतनी कुशलता कहां से आई। समझिए, ये बात हो रही है तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व की, जब लोग कायदे से इस चिकित्सा पद्धति के बारे में शल्य क्रिया जानते भी नहीं थे। ये सब किसकी देन है? तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की। और एक बात और गौर करने की है कि महर्षि सुश्रुत ने करीब 101 इंस्ट्रूमेंट्स का खोज किया जिससे कि आपको ऑपरेशन हुआ करता था। उसमें से अधिकांश इंस्ट्रूमेंट्स का
औजारों का प्रयोग आज भी ऑपरेशन में किए जाते हैं। ये तो भारत की देन है, इसे तो मानना पड़ेगा, सब लोग मानते भी हैं। और आश्चर्य की बात है कि ये आयुर्वेद शास्त्र का देन है। एक आयुर्वेदाचार्य ने इस तरह का जो है पद्धति का विकास किया और यहीं से ईरान, चीन, रूस यह पद्धति गई। अंग्रेजों ने इस संहिता का प्रयोग अध्ययन जो है 200 साल पहले करना शुरू किया और उसी को संश्लेषित करके परिष्कृत करके जो अपने यहाँ जो है सर्जरी के क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। तो ये देन भारत की है और भारत की देन यानी कि आयुर्वेद शास्त्र की देन है। इस बात को समझना पड़ेगा और तब हमें कुछ एलोपैथी और आयुर्वेद पद्धति का जो है हमको तुलना करना होगा। सुश्रुत महोदय बहुमुखी प्रतिभा के थे। उनको तो आयुर्वेद में तो पारंगत था ही, शल्य चिकित्सा के तो जनक ही माने जाते हैं, तो उसमें तो उनकी पारंगतता की जो है उनके स्पेशलिटी की तो कल्पना नहीं की जा सकती है। वे साथ ही साथ मौसम का आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, रोग को ठीक होने में मानसिक अवस्था का कितना योगदान होता है, आदमी मन से मानसिक मजबूती से किस तरीके से अपने रोगों को ठीक कर सकता है, इन सारी चीजों पर जो है सुश्रुत महोदय ने अपने सुश्रुत संहिता में लिखा है। जो आज हम कहते हैं कि भाई जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था तो एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि आपका कितना गंभीर कोरोना है ये बहुत मायने नहीं रखता है आपके ठीक होने में, मायने ये रखता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। और इस बात का जो है उल्लेख सुश्रुत महोदय ने अपने संहिता में किया। किसी भी रोग से जल्दी क्योर होने का, हील होने का मानसिक अवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एक और बात ध्यान देने की है, बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण भी हो सकता है, इस बात की जानकारी उनको थी। इसीलिए इस बात का आप उनकी किताब पढ़िएगा तो उसमें उल्लेख है कि ऑपरेशन के पहले जो भी उनके औजार हुआ करते थे उसको आग में पहले डिसइंफेक्टेड किया जाता था, इसके बाद उसका उपयोग किया जाता था। तो ये चीज थी दिमाग में कि अगर हम ऐसे ही करेंगे तो इन्फेक्शन की गुंजाइश है। तो समझिए कि उनका जो सोच या शोध था कितने उच्च स्तर का था, 2500 वर्ष पूर्व। इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद में अगर शल्य चिकित्सा की शुरुआत की जाती है, जिसका कि IMA के लोगों ने विरोध किया। एक शायद हमको याद आ रहा है कि एक कोई विधेयक आया था जिसमें कि आयुर्वेद के क्षेत्र को, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र को जो है शल्य चिकित्सा का भी अनुमति देने की बात थी, लेकिन एलोपैथी के लोगों ने उसका विरोध किया कि ये ठीक नहीं रहेगा रोगियों के लिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सोच है, तो माने सोचने समझने की चीज़ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में आयुर्वेद शास्त्र का विकास जरूरी है, उस पर जो है ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हालांकि सरकार ने उसके लिए अलग से आयुष मंत्रालय बनाया है। कोरोना में उसके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं और ये जो विवाद है बेमानी है। मेरे हिसाब से बहुत सारी जगहों पर जो है एलोपैथी का भी बहुत महत्व है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको विवाद देने का प्रयास किया जाता है तो हमको लगता है कि इसके पीछे व्यक्तिगत इंटरेस्ट वेस्टेड है और भारतीय चिकित्सा पद्धति को हम किसी भी लिहाज से विश्व की किसी भी चिकित्सा पद्धति से कमतर नहीं मान सकते हैं और इस पर और शोध की और काम करने की आवश्यकता है ताकि जनमानस को, आम जनता को इसका फायदा मिल सके। आज हम देख रहे हैं कि विश्व बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए सभी पद्धतियों को, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, सबको मिल के काम करने की आवश्यकता है, न कि ये विवाद करने का इसमें जरूरी है कि तुम बड़े कि हम बड़े। और चिकित्सा पद्धति निरापद होनी चाहिए, उसका साइड इफेक्ट कम होना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र में एलोपैथी, बहुत सारी ऐसी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है जो कि अनावश्यक होता है और उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। वो रोग तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद अनेक नए नए रोग हो जाते हैं।
इस पर भी ध्यान देना होगा। मैं समझता हूँ कि हमें अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति पर गौरव करना चाहिए, उसके विकास के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। एलोपैथी भी अच्छा है, आयुर्वेद भी अच्छा है, आयुर्वेद तो अच्छा है ही, और आयुर्वेद के और योग प्राणायाम के विकास में हम स्वामी रामदेव के योगदान को हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और मुझे लगता है कि उनको उद्योगपति कहकर मजाक उड़ाना बेहद निंदनीय बात है और बड़ा ही निचले स्तर का व्यवहार है ये, मैं मानता हूँ। और जब तक सड़क छाप के गुंडा बोल रहा है, तो इस तरह का भाषा का प्रयोग भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है और कहीं न कहीं संस्कारहीनता का परिचायक है। कृपया इस तरह के शब्दावलियों के प्रयोग से बचा जाए। और मैं क्या कह सकता हूँ, नमस्कार। फिर अगले वीडियो में किसी विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।